मैं इस संबंध में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए वित्त नियंत्रक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को आमंत्रित करता हूं कि संक्षिप्त में इसको आपके सामने रखें। थैंक यू सर। विभागीय प्राथमिकताओं और निपुण लक्ष्य के संबंध में विभाग के समस्त हितग्राहियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से माननीय मंत्री जी बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में गतिमान इस ऑनलाइन संगोष्ठी एवं यूट्यूब सेशन में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। आदरणीय मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव महोदय एवं डीजी सर के अनुमति से मैं मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन पर संक्षेप में प्रकाश डालूंगा। ऐतिहासिक रूप से मध्याह्न भोजन योजना उत्तर प्रदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 28 नवंबर 2001 के क्रम में भारत सरकार व राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से सितंबर 2004 से लागू है। इसके अंतर्गत प्रदेश के उच्चतर प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के छात्र आच्छादित हैं, जिसमें विद्यालयों की संख्या 1,42,000 है। इसके अंतर्गत राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त एवं श्रम विभाग के कुछ विद्यालय भी आच्छादित हैं और उनमें पंजीकृत करीब 2 करोड़ के आसपास छात्र इस योजना से आच्छादित हैं, जिन्हें दैनिक आधार पर वास्तविक उपस्थिति के आधार पर पका पकाया भोजन मध्यावकाश में प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन संख्या को बढ़ाना, छात्रों के बीच सामाजिक सहिष्णुता और सहस्तित्व की भावना का विकास करना, उनके अंदर विद्यालय में रुकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना तथा उनकी शैक्षिक ग्राह्यता दक्षता को बढ़ाना है। इस उद्देश्य के साथ मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग नियमित रूप से प्रत्येक विद्यालय दिवस में उपस्थित छात्रों को स्वास्थ्यकर गर्म पका पकाया भोजन मध्याह्न अवधि में वितरित करना है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में मेनू निर्धारित किए गए हैं। उस मेन्यू के अनुसार ही साप्ताहिक रूप से भोजन पकाया जाता है और उसमें पौष्टिकता को ध्यान रखते हुए सोमवार को एक मौसमी फल एवं बुधवार को निर्धारित मात्रा में दूध भी दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट परिवर्तन लागत, खाद्यान्न और रसोइयां को कम हेल्पर हैं। जहां तक परिवर्तन लागत का प्रश्न है, इसमें विद्यालय स्तर पर भोजन तैयार करने में जो अन्य सहायक सामग्री प्रयुक्त होती है, जिसमें मुख्यतः दाल है, मसाले हैं, तेल है, गैस है या ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर है, उसको वहन करने के लिए परिवर्तन लागत के रूप में प्रत्येक विद्यालय को, प्राथमिक विद्यालय को ₹4.97 प्रति छात्र प्रतिदिन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को ₹7.45 प्रति छात्र प्रतिदिन दिया जाता है। इसी प्रकार खाद्यान्न की आपूर्ति में चावल और गेहूं भारतीय खाद्य निगम से कोटेदार के माध्यम से विद्यालयों को पहुंचाया जाता है और इसमें प्राथमिक विद्यालयों के छात्र को 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र को 150 ग्राम का मानक है प्रति छात्र प्रतिदिन। भारत सरकार के अद्यावधिक निर्देशों के क्रम में पोषण क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस समय फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति 22-23 में की जानी है। रसोइयां पूरे प्रदेश में इस समय करीब 3,74,000 रसोइयां कार्यरत हैं। उनको ₹2,000 प्रति माह की दर से राज्य सरकार से मानदेय का भुगतान साल में 10 माह के लिए किया जाता है। केंद्र से ₹600 और ₹1,400 राज्य सरकार अपने स्रोतों से वहन करती है। क्योंकि रसोइयां एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है इस मध्याह्न भोजन योजना में, इनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी मध्याह्न भोजना के अंदर करी जाती है। इसमें पोषणा फिल्म है, ऐप है, इसके माध्यम से इनका रेगुलर प्रशिक्षण कराया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर मोटिवेशन पैदा करने के लिए एवं पाक कला की जो बारीकियां हैं उसमें इनकी दक्षता वृद्धि के लिए प्रतियोगिताओं का भी आयोजन जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। इसमें जो सफल प्रत्याशी होते हैं उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय को पुरस्कार की भी व्यवस्था है और इससे इनकी दक्षता अनवरत बनी रहे और इनके अंदर एक मोटिवेशन जारी रहे, इसलिए प्रतियोगिता का आयोजन जनपदों में किया जाता है। 21-22 में लगभग 56 जनपदों में आयोजन किया गया था। अगला महत्वपूर्ण घटक मध्याह्न भोजन योजना से, जैसे माननीय मंत्री जी ने रेखांकित किया था कि बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाए। इस गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ये प्रारंभ से ही व्यवस्था है मध्याह्न भोजन में कि बच्चों को भोजन सर्व करने से पूर्व उसके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, रसोइयां हैं, शिक्षक गण हैं या शिक्षा समिति के सदस्य हैं, अभिभावक गण हैं, उनके द्वारा इसको चखा जाए। इसको चखने के बाद ही बच्चों को ये भोजन सर्व किया जाता है। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी
के स्तर से भी नमूना प्रयोग जांच की व्यवस्था है। उस जांच रिपोर्ट को वो जनपद स्तरीय जो टास्क फोर्स की बैठक होती है उसके परिणामों को उसमें रखा जाता है और उस पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। मध्याह्न भोजन योजना के विभिन्न कंपोनेंट सुचारू ढंग से काम कर रहे हैं और इसमें संयुक्त कार्रवाई हो रही है। इसलिए इसके मॉनिटरिंग की समुचित स्तरीय व्यवस्था है। राज्य स्तर से भी इसकी मॉनिटरिंग की जाती है समय समय पर। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित है जिसमें 12 सदस्य होते हैं और ब्लॉक स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित है जिसमें 8 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य को न्यूनतम 5 विद्यालय का निरीक्षण कर उसमें मध्याह्न भोजन योजना के जितने कंपोनेंट है उसमें क्या कमी है या उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की बैठक में प्रस्तुत करनी होती है। उसके आधार पर उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। जहां तक मुख्यालय का प्रश्न है, मुख्यालय से तकनीकी आधारित अनुश्रवण भी दैनिक आधार पर किया जाता है। इसमें मुख्यतः IVRS आधारित प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के माध्यम से योजना का दैनिक अनुश्रवण किया जाता है। मील काउंट मुख्य रूप से IVRS के माध्यम से मुख्यालय पर संग्रहित किया जाता है। किस दिन खाना बना, कितना खाना बना, कितनी अटेंडेंस है, ये सब IVRS के माध्यम से मुख्यालय से दैनिक रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत छात्रों को शुद्ध वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में और सुरक्षित वातावरण में भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आदर्श किचन की व्यवस्था की अवधारणा भी 2019 से शासन के निर्देश में करी जा रही है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में जो भी उपस्कर एवं बर्तन इत्यादि पुराने हैं उनके प्रतिस्थापन की व्यवस्था है एवं चरणबद्ध रूप से कच्चे विद्यालयों में नए बर्तन क्रय करने की भी व्यवस्था है। यह कार्रवाई 2019 से ऑनवर्ड कन्वर्ट की जा रही है। आदर्श किचन की व्यवस्था संचालित की जा रही है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत छात्रों में बागवानी विधा के प्रति उनकी रुझान को विकसित करने के उद्देश्य से उनके अंदर स्वावलंबन की भावना भरने तथा उससे उत्पादित साग सब्जियों से पोषण तत्वों को समावेश करने के उद्देश्य से किचन गार्डन की भी व्यवस्था विद्यालय स्तर पर करी जा रही है। इसके वित्त पोषण के लिए विद्यालय स्वयं के स्रोतों से या विभिन्न अंतर विभागीय कन्वर्जेंस के माध्यम से विशेषतः मनरेगा, ग्राम विकास, उद्यान विभाग से अथवा जो विभागीय ग्रांट मिलती है इसके आधार पर किचन गार्डन का विकास किया जा रहा है। अभी तक लगभग 9,000 विद्यालयों ने किचन गार्डन का विकास कर लिया है और लगभग 12,500 विद्यालयों को पिछले विगत वर्ष 21-22 में किचन गार्डन विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है। एक बहुत ही अच्छी ये इनिशिएटिव है जिसमें सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इससे विद्यालय की सुंदरता भी बढ़ती है और एक पोषक तत्व भी स्थानीय रूप से मध्याह्न भोजन योजना के लिए उपलब्ध रहता है। इसके अलावा भारत सरकार के निर्देश के क्रम में चूंकि मध्याह्न भोजन योजना केवल संख्यात्मक रूप से उपलब्धियों पर नहीं आधारित है, इसके सामाजिक प्रभाव हैं। इसके आकलन के लिए मध्याह्न भोजन के जितने भी हितग्राही हैं जिसमें छात्र हैं, रसोइया हैं, शिक्षकगण हैं, ग्राम शिक्षा समिति है एवं अन्य सप्लायर हैं, सबको समाहित करते हुए इसके सामाजिक प्रभावों के अध्ययन के लिए तथा इसमें जो भी कमियां हैं उसके सुधार के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के निर्देश में सोशल ऑडिट का भी प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 75 जनपदों में लगभग 1500 विद्यालयों में सोशल ऑडिट का कार्य चल रहा है। इसके प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आपको इसका फीडबैक दिया जाएगा। इस प्रकार मुख्य ये मध्याह्न योजना के जो घटक थे इन्हीं को समावेश करते हुए प्रदेश में लगभग 1 करोड़ से ऊपर उपस्थित छात्रों को दैनिक आधार पर भोजन तैयार कर उनको उपलब्ध कराया जा रहा है और मध्याह्न भोजन योजना का आप लोगों के सहयोग से सक्सेसफुल ढंग से संचालन किया जा रहा है। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद राकेश जी। मैं अभी आमंत्रित करूंगा हमारे अपर परियोजना निदेशक रोहित त्रिपाठी जी को कि यूडाइस और मानव संपदा प्रणाली के संबंध में शिक्षकों को अवगत कराएं। आप सभी शिक्षक साथीगण जानते हैं कि शासन की मंशा है कि स्कूल हेडमास्टर्स के नेतृत्व में सभी अधिकारियों का प्रतिनिधान करते हुए शासन और हर स्तर का आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए कि आप उसमें एक ऑटोनोमस वातावरण के रूप में उसको चलाएं और अपने अनुभव को, अपने कार्यकुशलता को का परिचय देते हुए वहां पे हमारे बच्चों को वहां शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने के लिए व्यवस्था बनाएं। और इसी सिलसिले में सारी व्यवस्थाओं को पारदर्शितापूर्ण प्रणाली के अंतर्गत और डेटा आधारित प्रणाली बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जिसमें आपका सहयोग और आपका स्वामित्व अति आवश्यक है। मैं आमंत्रित करता हूं रोहित जी को कि अपना प्रस्तुतिकरण संक्षिप्त में
करें। ये हमारा अंतिम सेशन है, उसके पश्चात हम समेकन करेंगे। सर थैंक यू सर। आज के इस YouTube लाइव सेशन में मैं अपने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, प्रमुख सचिव महोदय का तथा डीजी सर का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जुड़े हुए समस्त शिक्षकों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। जनपद स्तरीय अधिकारियों का भी विशेष धन्यवाद जिन्होंने आज शिक्षकों को मोबिलाइज करते हुए इस सेशन में ज्वाइन कराया। तो जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में ही माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि टेक्नोलॉजी का बहुत ही विशेष योगदान और महत्व हो गया है और इस सबके सेंटर पॉइंट में रहता है डेटा। आप सभी जानते हैं कि जब तक आंकड़े आपके अच्छे नहीं के कंट्रोल में है तो आप अपनी स्थिति को बेहतर अगर आप कर रहे हैं, बेहतर दिखा पा रहे हैं, सब कुछ आंकड़ों से ही प्रदर्शित होता है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है विभाग में, एक है यूडाइस, दूसरा है मानव संपदा। यूडाइस में मैं ज्यादा समय लूंगा, मानव संपदा में 2-3 चीजें शेयर करूंगा। यूडाइस जैसा कि सभी शिक्षक जानते हैं कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन होता है। लगभग पिछले 8-10 वर्षों से भारत सरकार यूडाइस के माध्यम से शिक्षा से संबंधित, इनफैक्ट स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी आंकड़े इकट्ठा करती है। यूडाइस के माध्यम से सभी विद्यालयों, चाहे वो परिषदीय विद्यालय हो, चाहे वो सहायता प्राप्त विद्यालय हो, मदरसे हो, सैनिक स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय हो, कक्षा 1 से 12 तक के हों, 1 से 8 तक के हों, सभी विद्यालयों के संबंधित जो मूलभूत आंकड़े होते हैं भारत सरकार इकट्ठा करती है। आज के प्रेजेंटेशन में ये लास्ट सेगमेंट है, लेकिन इसका महत्व सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि आप अन्य सभी सेगमेंट्स में जो कार्य करते हैं, चाहे वो गुणवत्ता में कार्य करते हैं, चाहे कायाकल्प में, उसकी सबकी रिपोर्टिंग आप यूडाइस में ही करते हैं। आप कायाकल्प में बहुत अच्छा काम आपने किया, लेकिन अगर यूडाइस का डेटा में आपने ये रिपोर्ट नहीं किया तो फिर वो भारत सरकार स्तर पे या प्रदेश के अन्य विभागों की तुलना में जब देखा जाएगा तो फिर आपकी स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी। विभिन्न जो रैंकिंग्स हैं भारत सरकार द्वारा जो निर्गत की जाती हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स हो जिसमें सभी राज्यों की रैंकिंग आपस में भारत सरकार करता है, चाहे वो सेकी की रैंकिंग हो जो कि नीति आयोग करता है, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो जिसमें शिक्षा का भी एक गोल रखा गया है जो कि विश्व स्तरीय एक गोल है, डेवलपमेंट गोल्स, उसमें भी। तो इसमें सभी में यूडाइस के आंकड़े प्रयुक्त होते हैं। यूडाइस के आंकड़े अगर आप पूरी शुचिता के साथ, सख्ता के साथ नहीं भरते हैं तो वो अच्छी स्थिति परिलक्षित नहीं होती है। यूडाइस कैसे भरते हैं आप सभी लोग जानते हैं। सभी विद्यालयों का एक यूडाइस कोड होता है और सभी विद्यालय का एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है जो आप सभी लोग अपने ब्लॉक या बीआरसी के ऑफिस से प्राप्त करते हैं। मैं देख रहा हूं कि अधिकतर शिक्षक अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं ही लॉगिन करते हैं और अपना यूडाइस का फॉर्म भरते हैं। अभी भी कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बुकलेट में पेन पेपर पे भरते हैं और फिर ब्लॉक स्तर पे इसकी फीडिंग होती है। तो इसमें जो दूसरी प्रक्रिया है उसको धीरे धीरे समाप्त करते हुए ऑनलाइन की तरफ बढ़े। विभाग आपको धीरे धीरे समृद्ध कर देगा डिजिटली। आपको टैबलेट मिल जाएंगे, आप उसको ऑनलाइन भरना शुरू कर देंगे। इसमें जो मुख्य बात यह है कि लगभग अभी भी 2,60,000 विद्यालय हमारे प्रदेश में संचालित हैं, उसमें से 35,000 विद्यालयों का यूडाइस अभी नहीं भरा गया है। इनको शीघ्र अतिशीघ्र भरवाया जाना है। इसमें मैं बधाई दूंगा बलिया जनपद को, देवरिया और वाराणसी, ये 3 जनपदों ने अपना काम पूरा कर लिया है। कुछ जनपद ऐसे हैं जैसे कानपुर देहात है, बरेली है, शाहजहांपुर है, इन्हें अभी काफी काम करना है। इनको काम 2-3 दिन में पूरे करने के लिए विशेष अभियान चलाना होगा, तो ये ध्यान देना है। इसके बाद जो मुख्य बात मैं बताना चाहता हूँ, डीसीएफ में क्या क्या प्रश्न है जिनको आप छोड़ देते हैं लेकिन वो आगे चल करके आपकी स्थिति को खराब करते हैं, रैंकिंग, प्रदेश की रैंकिंग को प्रभावित करते हैं, या जो हमें बजट आवंटित होता है भारत सरकार से उसमें कटौती हो जाती है। जैसे आपके जो जर्जर भवन है उनकी स्थिति आप यूडाइस में नहीं भर रहे हैं, वो जरूर भरिए। आपने कायाकल्प में बहुत अच्छा काम किया है, सभी पैरामीटर्स में सुधार किए हैं, लेकिन उसका आपने यूडाइस पे उस सुसंगत प्रश्नों के जवाब में नहीं दर्शाया है, वो आपको दर्शाना पड़ेगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उनका विशेष प्रशिक्षण जो आप करवाते हैं, जब तक आप यूडाइस में नहीं भरेंगे आने वाले समय में भारत सरकार से बजट आवंटन की प्रक्रिया उसमें आपको प्रभावित हो जाएगी। आप डीबीटी के माध्यम से जो बेनिफिट्स दे रहे हैं बच्चों को, यूडाइस में जरूर अंकित कराइए।
जितने भी आपके यहाँ इंस्पेक्शन विजिट्स होते हैं, सपोर्टिव सुपरविजन होते हैं, उसका भी एक कॉलम है यूडाइस में, उसको आप जरूर दर्ज कराइए, अन्यथा भारत सरकार स्तर पर जब समीक्षा होती है तो ये प्रकाश में आता है कि यूपी में इंस्पेक्शन नहीं हो रहे हैं, जबकि आपके यहाँ हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इंस्पेक्शन हो रहे हैं। इसी के साथ ही जितने टैबलेट से युक्त या स्मार्ट क्लास या डेस्कटॉप से सुसज्जित विद्यालय हैं वो यूडाइस में जरूर इसको अंकित करें। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं, दिव्यांग बच्चों से संबंधित जो हमारे CWSN छात्र हैं उनसे संबंधित पूरी सूचना दर्ज की जानी है। तो एक एस्पेक्ट है कि सभी विद्यालयों द्वारा यूडाइस भरना है। दूसरा, यूडाइस की क्वालिटी जरूर अच्छी रखनी है, जो विद्यालय की अपनी यथास्थिति है उसको जरूर दर्ज करना है। जैसे विद्यालय में जितने शिक्षक कार्यरत हैं उनका पूरा विवरण जरूर भरना है, अन्यथा की स्थिति में जो अपना PTR है वो कम दिखता है या ज्यादा दिखता है भारत सरकार में जब कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हैं, यूडाइस का विशेष महत्व आपको इस तरह से समझना है। आगे अगले 2-3 दिनों में यूडाइस का पूरा कार्य किया जाना है। कई जनपदों में हमने डेटा कंपैरिजन किया है, जिसमें यूडाइस में आपने गलत भरा था उसको इंगित किया गया है। आपके जनपद में खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा आपको दिखाया भी गया है, आपको पत्र प्रेषित किए गए हैं कि जल्दी ही आप सुधारात्मक कार्रवाई कर। मानव संपदा जो पोर्टल है, जैसा कि सर ने कहा, अभी माननीय प्रमुख सचिव साहब ने भी कहा कि विभाग की प्रदेश स्तर पे इसमें प्रशंसा की जाती है कि मानव संपदा में विभाग ने अच्छा कार्य किया है। इसमें आप सभी का काफी योगदान रहा है। अब हम लोग लगभग 99% एक्यूरेसी के साथ डेटा मानव संपदा पे सही कर चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी विसंगतियां हैं जिसके संबंध में आप सभी को हम IVR कॉल भी प्रेषित करेंगे और वहां से आपका फीडबैक लेते हुए सभी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारियों को आप अपना आवेदन दे सकते हैं। अगर आप अपनी सर्विस बुक देखते हैं उसमें कोई कमी किसी विवरण में आवेदन जरूर उपलब्ध कराएं। साथ ही छुट्टियों का आवेदन ऑनलाइन हो गया है, आप सभी लोग ऑनलाइन छुट्टियां आवेदित करें और हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं राज्य स्तर से कि उसका समयबद्ध विस्तारण छुट्टियों का अवश्य हो, पूरी पारदर्शिता बनी रहे। तो अंत में इस बात पे जोर देते हुए कि यूडाइस का कार्य अगले 30 तारीख तक किया जाना था, उसमें आप सभी विद्यालयों का डेटा गुणवत्तापूर्ण भरते हुए इस कार्यवाही को पूर्ण करें तथा मानव संपदा पोर्टल पे अपने डेटा को देखते हुए कोई कमी की स्थिति में अपने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से संपर्क करें। थैंक यू सर। धन्यवाद रोहित। सभी शिक्षक साथियों को मैं अनुरोध करूंगा कि यूडाइस डेटा को अद्यतनित करने के साथ मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टियों के आवेदन, स्वीकृतियां एवं सर्विस बुक का अद्यतनित करना, ये सब ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही हो। किसी स्तर पे अगर कहीं से शोषण होता है, कृपया सक्षम स्तर पर आप शिकायत करें ताकि हम उत्तरदायित्व निर्धारित करें। ये हमारे लिए बहुत पवित्र अभियान है और इसको हमें हर हाल में सभी के सहयोग से 100% संतृप्त करना है। पेरोल का भी हमें ऑनलाइन मॉड्यूल है, आप अपना पे स्लिप देख सकते हैं। आगे हम एरियर और सुपरएन्युएशन के जितने भी आपके सेवाएं हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सब इसी माध्यम से ला रहे हैं और अतिशीघ्र उसको भी लाइव कर देंगे ताकि हर एक व्यवस्था अधिष्ठान संबंधित जो शिक्षकों के परेशानी का जड़ रहता है वो हम लोग पारदर्शिता पूर्वक प्रणाली बेस्ट व्यवस्था के साथ करा के आप लोगों को अपने मोबाइल पे ही ये करने की व्यवस्था हम करें। अंत में हम इस सेशन के करीब 10-15 मिनट हम एक्स्ट्रा शूट कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशंस आपको लाभदायक रहे हैं या आप लोगों को काफी चीजों के बारे में जानकारी हुई होगी। आज हमने हमारे वरिष्ठ मुखिया और हमारे प्रमुख सचिव साहब दोनों को सुना और आज पूरे सत्र में वो उपस्थित रहे, हम सबकी बातें सुनते रहे। निरंतर हम इस तरह का संवाद बनाए रखें। मैं देख रहा हूँ कि लाखों टीचर्स हमारे साथ जुड़े थे आज सेशन में, उन्होंने फीडबैक भी दिया है।